नमस्ते। तो मैं कह रही थी कि पिछले सेशन में हमने अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय पूरा किया। तो 3 अध्याय हमारे अब हो चुके हैं। पहला जो था वो तो विनयाधिकारण था, जो बेसिकली कि एक जो युवराज है उनकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, मंत्रियों को कैसे नियुक्त करना चाहिए, स्पाई नेटवर्क कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये हमने किया था। उसके बाद जो दूसरा अध्याय था वो बेसिकली एक जो राजा है उसके कौन से मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए, उसके जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं उनके क्या रोल्स होने चाहिए, ये सब हमने देखा था। तीसरा अध्याय जो था वो था नाउ गेटिंग इनटू कि न्याय कैसे दिया जाए। जब राजा का कार्य क्या है, राजा का कार्य है कि डिस्प्यूट सॉल्व करे, समाज में न्याय स्थापित करके रखे, सब लोग जो सही है वो हो, एक दूसरे को कोई परेशान ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे, ये देखने का कार्य जो है वो राजा का है। तो बेसिकली दंड दंड देने का, जहां पर कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो समाज के का नुकसान हो रहा है, जहां पर समाज के कोई भी भाग का, तो उसको दंड देकर न्याय स्थापन का काम राजा का है। ये तो हमने देखा था। तो जो तीसरा अध्याय था उसमें हमने डिस्प्यूट्स, जो सिविल डिस्प्यूट्स थे वो देखा था, जहां पर दो पार्टीज के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, विवाह को लेकर, जो ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच होते हैं उससे रिलेटेड हमने देखा था कि कोई कंप्लेंट करने आता है और उनके बीच कोई झगड़ा है जिसे राजा को या जो धर्मस्थ जो जज है उनको रिजॉल्व करना है। और उसमें हमने देखा था कि जो प्रत्यय एविडेंस के लिए क्या था, एविडेंस के लिए सामंत, जो बेसिकली आपके नेबर्स हैं, जो सबसे सबसे ज्यादा समीप हो, जो कह सके कि एक्चुअली इसमें क्या है, जो अनबायस्ड होके सही क्या है गलत क्या है, किसका भाव कौन सत्य कह रहा है, कौन नहीं सत्य कह रहा है, वगैरह वगैरह। तो एविडेंस बहुत ही आवश्यक था, और वो एविडेंस देने का कार्य भी स्पेशली नेबर्स का या जो पास है उनका होता था, और एविडेंस लाना भी टू अ लार्ज एक्सटेंट जो दोनों पार्टीज है उनको प्रूव करना होता है कि सही क्या है गलत क्या है। जहां पर उनको प्रश्न पूछे जाएंगे, हमने शुरुआत में देखा था कि उनको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर दोनों पार्टीज ने देने हैं, और फिर एविडेंस से उनको बेसिकली उनका जो डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व करना है। जो हमने देखा था कि सिविल मैटर्स जो है, आज के दृष्टि से हम देखें तो जो सिविल डिस्प्यूट्स है उनसे रिलेटेड वो था, प्रॉपर्टी मैटर्स वगैरह वगैरह। अच्छा, जो दूसरा साइड है वो क्या था, हमने देखा था कि क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनल ऑफेंसेस में क्या होता है कि कोई गलती कर रहा है, कोई क्रिमिनल है, किसी का नुकसान हुआ है, और उसमें क्या होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन करने का कार्य जो है वो आज पुलिस करती है, या कोई भी बॉडी हो जिनको नियुक्त किया जाता है कि इसका ये इशू है, इसमें कहीं ना कहीं ये जो प्रसंग है इसमें कहीं ना कहीं क्राइम हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, और इसमें किसने किया है क्राइम वो पता करना है। ठीक है, तो वो सेकेंड टाइप का है जो हम आज देखेंगे, जो आज से देखेंगे, रादर जो चौथा अध्याय है वो उस पर है, कि इस तरीके से जहाँ क्राइम हुआ हो तो क्रिमिनल्स को कैसे ढूंढा जाए उसमें, उसको इसलिए ये अध्याय जो पूरा है उसका नाम है कंटक शोधनम। कंटक, कंटक मतलब वही क्राइम, जो कंटक मतलब थॉर्न, जो हम कहते हैं ना कि कांटा, कांटा वो कंटक से आता है, कंटक शब्द से आता है कांटा। जो समाज में ऐसे कांटे हैं जो समाज को चुभते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे कांटों को ढूंढ कर उनको दंड देना, इसका इस चैप्टर में निरूपण किया गया है। ठीक है, तो जो पहला है तो हम शुरू करते हैं, बेसिकली वील स्टार्ट। हम है पृष्ठ नंबर, एक्चुअली इस अध्याय से ना हम रादर इस सेक्शन से एटलीस्ट सेवेंथ सेक्शन तक हम काफी जल्दी जल्दी जा सकते हैं। 6 पे वी मे टेक सम टाइम, पर वो छोटा है, बट हमको एकदम डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या दंड है क्या है वगैरह वगैरह। कुछ कुछ भाग तो ऑलरेडी जो सेकंड चैप्टर था उसमें भी कवर हो चुके हैं, तो मैं हर एक का डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है उसी में मैं देखूंगी। तो हमें पेज नंबर 320 पर, 320 पेज है, और पहला जो प्रकरण है उसका नाम इसमें है कारुक रक्षणम। कारुक का अर्थ है हर प्रकार के जो आर्टिजन्स है, प्रोफेशनल्स आप कह सकते हो, प्रोफेशनल्स या सर्विस प्रोवाइडर्स, इनको सबको ये सारे के सारे कारुक में आते हैं।
उसमें कौन, तो जो कपड़े धोता है, कपड़े बनाता है, टेलर्स हैं, वीवर्स हैं, जो मेटल से काम करते हो, डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें आ गए, जो बेसिकली प्रोफेशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, हमको प्रोवाइड करते हैं, वो सारे कारूक में आ गए। तो कारूक रक्षण, उनसे लोगों की रक्षा, उनके कोई भी आ, ऐसे कार्य जो या तो एक्सप्लॉइटेटिव हो या करप्ट हो या लोगों को ठगने वाले हो, उनसे लोगों का बचाव करना, उनसे समाज का बचाव करना। तो ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं कि किसे करना चाहिए, कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटक शोधनम, प्रदेष्ठाः त्रयोः वा अमात्याः कंटक शोधनम कुर्युः। तो उसका जो मेन इंचार्ज है ना, वो प्रदेश था। जैसे उसमें धर्मस्थी हमने देखा था, जो जज है, इस तरीके से उसमें भी 3 जजेस की बात थी, द की वंस। फिर ऑफकोर्स वो जो गांव के स्तर पर जो अलग अलग उनके जो यूनिट्स थे, उनमें सब है, बट जो मेन 3 जजेस थे जिन पर मेन ये भार है, फिर उनके नीचे वो अपना जो कहते हैं ना हायरार्की, वो एस्टैब्लिश होगा। उसी तरीके से इसमें भी जो जजिंग फाइनली कर रहे हैं उनका है प्रदेष्ठा। ठीक है, उसको प्रतिष्ठा कहा गया है, विच इज द सेम एज धर्मस्थ्य। एंड ये कौन से लेवल के, अमात्य, मिनिस्ट्री लेवल के ये लोग हैं। ठीक है, इनके अंडर फिर बाकी भी होते होंगे जो अलग अलग जो आपके जो ग्राम यूनिट्स हैं उस हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी चैनल है, जो सिक्योरिटी चैनल है, प्रिजन चैनल है वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी सेटअप है आपका, वो आपको कंटक शोधन करने में सहायता देगी। अच्छा, इसमें कंटक शोधन भले ही इनका काम है, हम देखेंगे कि प्रत्येक जो अध्यक्ष है, हमने देखा था सेकेंड अध्याय में कि सारे अध्यक्ष अलग अलग मिनिस्ट्रीज या ऑफिसर्स जो है, उनका भी कार्य इसमें है टू एंश्योर कि रूल्स कहीं तोड़ नहीं रहा, तो अगर टूट रहे हैं तो कौन तोड़ रहा है वगैरह वगैरह। तो ये जो जजेस हैं, उनको एक्चुअली उनको न्याय सही से वो दे सके, इसमें उन सबका भी सहयोग होना आवश्यक है। तो ये पहला है, जैसे मैंने कहा आर्टिजन्स पे है। तो पहला तो हाँ कि प्रदेश था, 3 है मेन है, और जो अमात्य लेवल के हैं जो कंटक शोधना करेंगे। अर्थ्य प्रतिकारः कारुक शासितारः सन्निक्षिप्तारः स्ववित्तकारः श्रेणी प्रमाण निक्षेपं ग्रहिण्युः विपत्तौ श्रेणी निक्षेपं भजेत् निर्दिष्ट काल कार्यं च कर्म कुर्युः अनिर्दिष्ट देश काल कार्यापदेशं कालातिपातने पादहीनम वेतनम तद द्विगुणश्च दंड। बेसिकली इसमें कहा गया है कि कारूक, जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, जो जिसको या तो आप कोई अपनी वस्तु दो और वो उस वस्तु को कुछ बनाकर, जैसे आप उनको कपड़ा दो, जैसे टेलर है जो कपड़े सीते हैं, तो आप उनको कपड़ा दो और वो सिल के आपको वापस दे, या वो स्वयं अपना इन्वेस्टमेंट करके कोई वस्तु बनाए, जैसे मटका, और जो अपन खरीदते हैं, ठीक है, या फिर केवल सर्विस प्रोवाइड कर, जैसे कपड़े धोने का है कि वो बना कर नहीं देते बट वो साफ करके देते वगैरह वगैरह। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, इनका वो श्रेणी की बात कर रहे हैं, श्रेणी इज लाइक अ गाइड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इनके ग्रुप्स हैं, तो द अश्योरेंस या इंश्योरेंस इफ आई मे कम्स फ्रॉम द श्रेणी। कोई भी जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, वो कोई ना कोई ग्रुप के साथ सम्मिलित होंगे, ऐसा लग रहा है। दे माइट हैव बीन पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल अ यूनियन, संघ, जिसका हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। तो अगर कोई एक जन सही से नहीं काम कर रहा है, तो उसका जो इंश्योरेंस है वो ग्रुप के, किसी ग्रुप के साथ उसका अटैचमेंट है, एंड यू विल लुक एट अ ग्रुप, एंड अगर कोई और ये खत्म नहीं कर रहा है, तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ गारंटी या इंश्योरेंस या अश्योरेंस कि और कोई करेगा। इसमें इतना सा दिया हुआ है, विच मीन्स दैट एकदम इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स भी कोई होंगे, परंतु ये जो ग्रुप की बात है, यूनियन की बात है, वो तभी भी होती थी। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि जैसे मैंने कहा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सही से ना दे पाए आपको सर्विस, या कुछ विपत्ति आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो श्रेणी है, जो गाइड है, वो आपको वो सर्विस या तो वापस करेगा या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खत्म करेगा या पैसे लौटाएगा या जो भी। फिर वो आगे कहते हैं कि जो भी कार्य दिया गया है कारूक वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर को, वो सही टाइम से वो करे, जितना भाव निश्चित हुआ है वो ले, परंतु अगर
अनिर्दिष्ट काल, सही समय पर वो ना कर पाए और समय से ज्यादा टाइम लगे तो उसका 1/4 वेतन कट होगा और उसको दंड भी देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स लाइक ऑलवेज, अगर ऐसी परिस्थिति, ऐसी कोई आपदा के कारण हुआ है तो यू हैव टू कंसिडर, आपदा के कारण है तो उसका कोई कंट्रोल नहीं था। आपदा के कारण नहीं है और वस्तु नष्ट हो गई है तो दे विल हैव टू मेक डू दैट नष्ट वस्तु फॉर यू, दे विल हैव टू रिप्लेस इट फॉर यू। तो ये थोड़ा सा इसमें शुरुआत का दिया हुआ है। फिर अगर पूर्ण तरीके से आपका आपका काम खराब कर दिया हो, सपोज कुछ सिलने दिया और वो सिलाई का पूरा वाट लग गया हो, तो उस केस में क्या होगा, उसको कोई भी वेतन नहीं मिलेगा और उसे दंड मिलेगा और वो आपको रिप्लेस करवा देगा। अच्छा, अब ये तो ओवरऑल उन्होंने दिया गाइडलाइंस सारे प्रोफेशंस के लिए। नाउ एक एक करके वो की सेगमेंट्स में जा रहे हैं। जैसे पहला वो कहते हैं तंतु आया आर वीवर्स, ठीक है, जो वीव करते हैं, जो यान से बेसिकली कपड़ा बनाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो उनमें वो कह रहे हैं कि सो देन आई एम नॉट रीडिंग एवरीथिंग, पर उसमें बेसिकली ये है कि आपको सपोज एक लेंथ का कपड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको इतना रुई वगैरह वगैरह धागे चाहिए होंगे, एंड इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर कुछ तो वेस्टेज उसमें होगा, ठीक है। जितना आपने रुई दिया है उससे इतना कपड़ा बनेगा, बेसिकली थोड़ा सा वेस्टेज उसमें होगा विच इज फाइन। उससे ज्यादा वेस्टेज होता है तो फिर ऑफ कोर्स वो दंड उसे मिलेगा, दंड रादर फाइन भरना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो ऑफ कोर्स नहीं देना पड़ेगा। तो देन दैट गोज अ लिटिल बिट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, कि वो वीविंग का क्या होना चाहिए, क्या माप होना चाहिए, किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के अगर कपड़े हैं, सिल्क है तो उसका क्या रेट टिपिकली ले सकते हैं, कॉटन है तो उसका क्या रेट टिपिकली ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। सम ऑफ इट वाज आल्सो कवर्ड इन द सेकंड चैप्टर, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रही। फिर दूसरी तो ये वीवर्स की बात हो गई। फिर दूसरा वो डिटेल कर रहा है रजक कहा। रजक, रजक मतलब जो कपड़े धोते हैं, जो धोबी हम कहते हैं ना, उनको रजक कहते हैं। तो उसमें कुछ कुछ जो रूल्स हैं वो इंटरेस्टिंग लगे मुझे, इसलिए आई थॉट आई शुड रीड इट। रजकः काष्ठफलकः लक्षण लक्षणाशीलासु वस्त्राणि नेनिंजेयुः। नेनिंजेयुः मतलब धोना चाहिए। किस पे धोना चाहिए? या तो काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी, तो या तो लकड़ी का बोर्ड हो, ठीक है, कोई लकड़ी का बोर्ड हो जो प्लेन हो, उस पे धोए, या एकदम चिकना पत्थर, पत्थर का स्लैब, उस पे धोए। अगर इसके अतिरिक्त वो कहीं धो रहा है, या तो सपोज मिट्टी की जमीन पे डाल के, या वो उबड़ खाबड़ जमीन है या ऐसा कुछ है उस पे धो रहा है वो, तो उसको दंड मिलेगा। तो इट्स वेरी क्लियरली सेड कि ऐसे कोई प्लेन सरफेस हो, ऑब्वियसली है ना, तो ही कपड़ा ठीक से धुल जाएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो प्लेन सरफेस होना चाहिए जिसपे वो कपड़ा धोए। अच्छा, फिर इसमें ये भी कहा गया है, जो दंड की बात किसमें आती है, कि अगर वो कपड़ा जो है पर वस्त्र विक्रया विक्रय अवक्रय आधानेशु च 12 दंड। किसी और का कपड़ा है, आपने उसे बेच दिया, वो जो आपने मतलब सॉरी जो धोबी है वो किसी और का कपड़ा या तो बेच देता है या किसी को रेंट पे दे देता है कि अच्छा अपने पास 2 दिन कपड़ा या whatever, हफ्ता भर कपड़ा रहने वाला है, तो धो भी दो, अब साफ भी हो गया, तो किसी और को हायर रेंट पे दे दो कुछ टाइम पहनने के लिए, और फिर वापस दो, धो के लौटा दो, मे बी, या बेच ही दो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई करेगा धोबी तो उसे भी दंड मिलेगा। फिर द लेवल ऑफ वॉशिंग, तो जो इंटेंसिटी, एफर्ट के हिसाब से टाइम लगता है, दैट इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। तो कहते हैं अब धोबी थिंग हैपेंस ऑफ कोर्स। इनफैक्ट जो स्त्री के लिए कपड़े देते हैं उसका भी मैंने सुना है कि उसमें भी ऐसा होता है कि स्त्री के लिए कपड़े दिए हो और वो किसी और को ही रेंट पे भी चला गया। द थिंग इज वो तब भी होता था, वो तब भी होता था। हम जो कहते हैं ना कि कुछ कुछ जो इनहेरेंट इंस्टिंक्ट्स है मनुष्य की, वो जाती नहीं है, और हर जनरेशन को लगता है वो पिछले जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट है, पर वैसा भी नहीं होता है। हमारी कुछ कुछ वृत्तियां तो सेम ही रहती है, लूप होल्स ढूंढने वाली, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो किस स्पीड से कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना है, वो सारा कुछ कुछ बदल गया, एंड देयर आर मोर एवेन्यूज फॉर लूप होल्स एंड फ्रॉड्स, बट सम थिंग्स डोंट चेंज। अच्छा, तो वो कहते हैं अमरी से कीड़ा सेम है, हाँ।
but we still want AI. हाँ, तो प्रदीप कह रहे we still want AI. Of course we want, so that we can find more loopholes, and hopefully AI will help plug some of the human loopholes we leave. That's the expectation. But of course उससे और खुलेगा ना, पूरा hacking जो है, वो माइंड गेम्स, ये तो AI से और भी ज्यादा हो गया है. हाउ डू यू, कि टेक्नोलॉजी पे ही कैसे हमें मात दो, तो वो तो दोनों साइड चलेगा ही. दैट इज आई थिंक व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, जीवन को रसपूर्ण रखती है. अच्छा, तो जो मैं कह रही थी इंटेंसिटी ऑफ वॉशिंग, उसमें कैसा है, मुकुलावदांत शीलापट्ट शुद्धम धौत्र सूत्र वर्ण प्रमृष्ट श्वेतम च एक रात्र उत्तरम दद्यु. कि मुकुलावदंत, मुकुलावदंत कोई सफेद कपड़ा है, वो कोई कली, वो ये जो मोगरे के फूल की कली हो उसके जितना जो है, लाइक इट्स ऑफ वाइटिश, उतना आपको साफ चाहिए तो एक रात में. पर अगर आपको ये चाहिए कि ये पत्थर के स्लैब पे घिस घिस के धोया गया हो कुछ, शिलापट्ट शुद्धम, कि शिला के पट पे रख के उसे घिस घिस के साफ किया है, ऐसा चाहिए तो 2 रात, आपको 2 दिन देना पड़ेगा. 2 दिन के बाद आप कपड़ा लौटाओगे तो चलेगा. फिर तीसरा कौन सा है, धौत्र सूत्र वर्ण, कि वो वॉश्ड हो ना, कि कपड़े का कोई वो पता है, वो वॉश जीन्स वगैरह हम कहते हैं, उस टाइप का हो, कि मतलब वो सूत्र धागे के इसका वॉश जीन्स जैसा हो, वॉश्ड कपड़े जैसा हो. तो 3 दिन तक उसको, आपको ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी सफाई के लिए. चौथा, अगर प्रमृष्ट श्वेतम, मतलब एकदम ब्लीच करके आपको सफेद कपड़ा चाहिए, एकदम ब्लीच करके दिया हुआ, तो उसके लिए 4 रात, तो उनके लिए 4 दिन आपको देना पड़ेगा धोबी को. उससे ज्यादा टाइम लेते हैं तो उस पर दंड है. बट ये है फिर पंचरात्रि का तनु रागम, अगर बहुत ही कलरफुल कुछ कपड़ा हो, लाल रंग का वगैरह वगैरह, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा. शायद वो लोग वापस पता नहीं कलर करते होंगे या कैसे करते होंगे, बट वो इंश्योर करके कि वो कलर निकल गया हो तो वापस आपको डाई करके दे, तो उसको आपको वो 5 रात देने पड़ेंगे. उसी हिसाब से अलग अलग कलर से कुछ कुछ, तो उसके साथ टाइम बढ़ते जाता है. अगर कपड़ा मोटा है या धोने में उसमें दिक्कत हो, जैसे सिल्क वगैरह हो, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा. तो इस तरीके से अलग अलग कपड़ा, अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ वॉश वगैरह वगैरह, अलग अलग रंगों के लिए कुछ उन्होंने टाइम निर्धारित किए थे. उस टाइम से ज्यादा अगर ले तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा. हाँ, भाषा सिंह, white dried in sun and colors in shade, so drying time could be more. Fair enough. फिर हाँ, तो बेसिकली, और वो उस टाइम से ज्यादा आप लो तो आपको दंड देना पड़ेगा. तो दिस वाज इंटरेस्टिंग. और पैसे कैसे चार्ज करो, तो वो कहते हैं कि जैसा कपड़े का मूल्य है ना, उस हिसाब से, अगर भारी कपड़ा है, अगर हैवी कपड़ा है, ज्यादा मूल्यवान है, तो द मोर प्रेशियस द कपड़ा है उसका भाव बढ़ेगा. अगर सादा कपड़ा है तो उसका भाव कम होगा. ठीक है, जो भी आपका वस्त्र कैसा है उसके हिसाब से इवन कपड़े धोने का रेट चेंज होगा, जो हम अभी भी जानते हैं उसी प्रकार से होता है. एंड यही, ये सारे रूल्स जो बताए गए उसी टाइप का रजकई ही तन्नुवाया बेसिकली आर टेलर्स, जो कपड़े सिलते हैं. तो इन पे जो रूल्स अप्लाई हो रहा है उसी टाइप का रूल टेलर में भी होगा, कि कपड़ा कैसा है, सिलाई करने में कितना टाइम लगेगा, पैटर्न कैसा है वगैरह वगैरह, उस हिसाब से कुछ कुछ उसके भी निश्चित रूल्स रखे हुए हैं. अच्छा, इसके बाद वो बात कर रहे हैं सुवर्णकार. सुवर्णकार, रुपयेकार, बेसिकली जो मेटल से काम करते हैं, सोना हो, चांदी हो वगैरह वगैरह, तो जो मेटल से काम करते हैं, तो मेटल से काम करते हैं उनके लिए क्या है, तो वो कहते हैं कि पहले बात तो वो किनसे, जो मेटल है, जो सोना चांदी वगैरह, रूपक चांदी को कहते हैं, वो किनसे खरीद रहे हैं, इस पे रूल है कि अगर आप खरीदते हो तो इससे सुवर्णकार सुवर्णकाराणाम अशुचि हस्ताद रूप्यम सुवर्णम अनाख्याय स्वरूप क्रीणिता 12 दंड. अगर वो किसी ऐसे सोर्स से खरीदे जिसपे डाउट हो, संदेहशील सोर्स हो जहां से वो खरीद रहे हैं, और जो अथॉरिटीज है, जो सुवर्णाध्यक्ष, मेटल का काम देखने वाले जो लोग हैं,
उनको बताते नहीं है, और पता चलता है कि कोई ऐसा शेडी जगह से उन्होंने खरीदा है, शेडी लोगों से खरीदा है, तो उसको दंड मिलेगा। पर सोने चांदी के रूप में या अलंकार आभूषणों के रूप में अगर उनको विरूप करके, मेल्ट करके सपोज, या उसको कुछ और रूप में खरीदा गया हो जिससे ऐसे लगे कि सोना चांदी नहीं है, इस तरीके से किसी को डिसीव करने के लिए करा गया हो, तो भी आपको दंड मिलेगा। अगर चोर के हाथ से लिया हो तो भी दंड मिलेगा। तो बेसिकली आप किस सोर्स से सोना चांदी खरीद रहे हो, स्मगल्ड नॉट स्मगल्ड, जो हम आज देखते हैं कि दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ सोना चांदी जो आप कर रहे हो। फिर जितना है उससे कम भाव में खरीद, ऐसे दिखा रहे हो कि सोना चांदी क्या कुछ और ही है, और कम भाव में खरीदने का प्रयत्न कर रहे हो, और आप बेसिकली जो अथॉरिटीज है उनको ऐसा दिखा रहे हो कि सोना चांदी नहीं कुछ और है, उस हिसाब से आप भाव भी कम दिखाते हो, टैक्स भी कम भरते हो। तो ऐसा कुछ कुछ करोगे तो उस सब पे आपको दंड मिलेगा। फिर सुवर्ण मापकम अपहरतो द्विशतो दंड, रुपये धारणा माशकम प्रहरतो द्वादश प्रणत। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आज भी पता है क्या कहते हैं कि हम कहेंगे कि 24 कैरेट है, 24 कैरेट का सोना चाहिए, तो उसमें थोड़ा बहुत तो, क्योंकि 100% 24 कैरेट का कुछ नहीं बन सकता अलंकार वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ मिक्स होता है। पर वो कहे कुछ और आपको दे कुछ। फिर आप कई बार पता है आपके जो अलंकार है, जो आभूषण है, वो सोनी के पास लेके जाओ, तो वो क्या करेंगे, किसी केमिकल में डाल के धोएंगे ऐसे और निकाल लेंगे, सम पार्ट ऑफ सोना निकाल लेंगे, फिर उसमें कुछ और डाल के आपको दे देंगे। तो आपने जितना सोना दिया हो, एक्चुअली जो दूसरी आपकी वस्तु बनेगी उससे वो कम सोने की होगी, और वो सोना थोड़ा सा इसने लीक करके ले लिया होगा, वो किसी केमिकल में डाल के ले लेते हैं। तो ये सब चीजें भी इसमें है कि ऐसा अगर कोई करेगा और ऐसे करके पकड़ा गया तो उन सबको दंड मिलेगा। और वही कि या तो आप जो कह रहे हो कि इतना कैरेट नहीं, पर जो भी इसका है कि इतना गुण का सोना है, उससे कम करते हो तो भी दंड है। अगर उसको इस तरीके से चोरी करने का प्रयत्न करते हो, किसी ने दिया हुआ है उसका सोना ही निकाल लेने का प्रयत्न करते हो, तो भी दंड है। कुछ मिक्स करा है जो बताए बिना आपने, किसी का ये बिना कुछ कहे बिना, बताए बिना कुछ और मेटल मिक्स करा है, तो भी दंड है बेसिकली। तो इस अलग अलग प्रकार का उन्होंने दिया हुआ है। जो कलर है उसको चेंज करने का प्रयत्न करो, कि कम सोना है पर उसको दिखाओ ऐसा, कलर उसका एनहांस करने का प्रयत्न करो, नॉट विथ सोना बट आर्टिफिशियली, जिससे कम सोने की वस्तु ज्यादा सोने की लगे, या कम चांदी की वस्तु ज्यादा चांदी की लगे, वगैरह वगैरह, और आप उसका ज्यादा चार्ज करो, तो भी दंड है। तो बेसिकली ये सारी चीजें भी उसमें कवर्ड है कि ऐसा आप डिसीव डिसीव कर रहे हो, कंज्यूमर्स को डिसीव कर रहे हो, और उसकी क्या अलग अलग प्रकार से करते हैं लोग, और उसका क्या दंड है, तो वो थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। फिर कितना वेतन होना चाहिए वो थोड़ा सा कुछ कुछ दिया हुआ है। फिर क्योंकि ये मेटल का काम है, तो मेटल के काम में कॉइन्स बनाने का भी काम आता है, जो हमने देखा था कि वो भी वो जो कॉइन्स वाला जो इंचार्ज है वो भी करते हैं। तो वो जो कॉइन्स है उसमें कोई ये कर दे है ना, कि गलत कॉइन्स डाल दे, या कॉइन्स के साथ फ्रॉड करे, जो नहीं होना चाहिए करे करे वगैरह वगैरह, तो ये सब के भी दंड है। स्पेशली अगर जानबूझ के कोई काउंटरफिट कॉइन्स डालते हैं, तो उनके लिए जो दंड है वो तो डेथ है, वध, उनका वध कर दो। कि अगर कोई काउंटरफिट करेंसी चलाते हैं जानबूझकर और पकड़े जाते हैं, तो फिर उनके लिए तो डेथ इज द ये दंड। फिर हाँ, फिर एक है चरक पांसु धावका। चरक पांसु धावका मतलब जो खान वगैरह में काम करते हैं, जो माइंस में काम करके ये निकालते हैं सोना चांदी वगैरह वगैरह, जो मेटल या कोई भी जेम्स की माइन है, जो भी ऐसे प्रेशियस स्टोन्स वगैरह की माइन है, वो माइंस में जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड है। कि उनको जितना वो लोग, एक तो जो आपको बताता है कि अच्छा यहाँ माइन है या यहाँ पे ट्रेजर है, तो उसको क्या मिलेगा, क्या देना चाहिए। अगर फिर वहां पे जो काम कर रहे हो उनका क्या होना चाहिए। अगर वो उसमें से चोरी कर रहे हो, खान से चोरी करके लेके जा रहे हो, तो उनका क्या दंड है, उसके बारे में कुछ कुछ है। फिर अगर किसी कहीं से आपको ट्रेजर मिला है, तो हो सकता है ना कि वो ट्रेजर जो है वो किसी के बाप दादा का हो, तो अगर वो प्रूव कर सके कि हाँ ये मेरे बाप दादा का है, तो फिर
सरकार विल नॉट टच इट, वो उनको मिल जाएगा। पर अगर वो ना प्रूव कर पाए तो ऑब्वियसली वो जो है वो राजा के पास चला जाएगा। तो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ दैट। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, ये डॉक्टर के लिए है। सो हमें पेज नंबर 324 पर। भीषजः, भीषजः मतलब डॉक्टर। प्राणाबाधिकम, प्राणाबाधिकम अनख्याय उपक्रम क्रममाणस्य विपत्तौ पूर्वः साहसदंडः कर्म अपराधेन विपत्तौ मध्यमः। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जब उनके पास कोई पेशेंट आते हैं, जब कोई रोगी उनके पास आते हैं और उनकी परिस्थिति ही ऐसी हो ऑलरेडी कि मरणासन परिस्थिति हो या कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, जिससे डॉक्टर ये गारंटी ना दे पाए कि जीवित रहेंगे या नहीं जीवित रहेंगे, तो ऐसे केसेस को वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो डॉक्टर है उनको स्टेट को सूचित करना होगा। और सूचित नहीं किया तो क्या होगा, डेंजर टू लाइफ की सिचुएशन है और उन्होंने सूचित नहीं किया और डॉक्टर के पास आकर पेशेंट की मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, डॉक्टर को दंड मिलेगा फॉर नॉट ऑलरेडी इन्फॉर्मिंग। अच्छा, अब ये तो नेचुरल डेथ हुई है विदाउट द डॉक्टर डूइंग एनीथिंग, परंतु अगर डॉक्टर के कुछ करने से मृत्यु हो गई, जैसे आजकल देखते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मृत्यु होती है कर्म अपराध है ना, तो क्या होगा, मध्यम दंड, जो तो अधिक उनको दंड मिलेगा कि उनके कारण, उनके किसी एक्शन से दंड हुआ है, उनकी किसी एक्शन से मृत्यु हुई है पेशेंट की, तो और भी ज्यादा दंड मिलेगा। और मर्म वध वैगुण्य करणो दंड पारुष्यम विद्या, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मृत्यु तो नहीं हुई पर किसी मर्म स्थान पे उसको चिकित्सा करते समय ऐसा कुछ हो गया कि एक्चुअली वो मर्म स्थान पर लग गया, इंजरी हो गई, और उससे क्या होगा, या तो पैरालिसिस अटैक आ गया, या हाथ में कुछ काम करना बंद कर दिया, या परमानेंट इंजरी कुछ हो गई, डिसफिगरमेंट कुछ हो गया, इस सब का भी उसको, उस केस में तो उसको फिजिकल इंजरी पहुंचाने का दंड जो बाकी क्रिमिनल्स को मिलता है वैसा उनको मिलेगा। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि इवन डॉक्टर्स की प्रोफेशन को जैसे आज हम सर्विस प्रोवाइडर्स गिनते हैं उसी तरीके से तभी भी गिना जाता था, एंड जैसे आज डॉक्टर्स हैं वैसे तभी भी थे। द पॉइंट इज ऑल्सो दैट हमको लगता है सब कुछ अभी हुआ है, एलोपैथी नहीं था तो क्या था, नहीं नहीं, देयर वाज अ प्रॉपर वैद्य, वैद्य होते थे, तभी भी होते थे जिनका काम लोगों को ट्रीट करना होता था। आज जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तभी उनके पास भी ऐसे ही जाते थे, और उनको मैनेज करने के लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस थे। 2000 वर्ष पहले की मैं बात करी, एग्जैक्टली लाइक वी हैव नाउ। उसमें भी जैसे आज हम देखते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मृत्यु हुआ, यहाँ पे रूल है तो मतलब तभी भी कुछ ऐसा होता होगा ना, ऑब्वियसली देयर इज, वी आर जस्ट सरप्राइज फॉर द हेक ऑफ इट। मुझे लगता है कि तब तो होता ही होगा ना, मनुष्य है, सिस्टम सेम है तो ऐसा होता ही होगा। तो वो भी दंड के अधिकारी थे, अधिकारी क्या, उनको भी दंड मिलता था। अच्छा, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग बात। जो बाकी एंटरटेनर्स हैं, नट नाट्य वगैरह, नट नटियां वगैरह वगैरह, गाना बजाने वाले सारे जो होंगे, उनको कहा जाता है कुशीलवा। कुशीलवा मतलब जो परफॉर्मर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, तो उनके लिए भी कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बहुत सारे एंटरटेनर्स तो आते जाते रहते थे, गांव गांव घूमते थे, राज्य राज्य घूमते थे, उस प्रकार की परिस्थिति होती थी। तो वो कहते हैं कि वर्षा समय पर तो स्पेशली सबको एक साथ रहना है, जो भी नट नाट्य परफॉर्मर्स होगा वो किधर भी रह सकते हैं ऐसा नहीं है, उनको एक साथ रहना है। इनफैक्ट महाभारत में एक प्रसंग आता है, द्वारका पर युद्ध, द्वारका पर शाल्व ने युद्ध किया, तो द्वारका ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए सबसे पहले टू टेक केयर ऑफ, टू मैनेज द युद्ध, देवर एक्सपेक्टिंग कि युद्ध होने वाला है उस समय। तो सबसे पहले कहते हैं वो कि जो ऐसे सारे एंटरटेनर्स है ना, नट नाट्य नटी वगैरह वगैरह जो बाहर से आए थे, उन सबको बाहर निकाल दिया। मतलब ये जो सस्पिशन फॉर एक्टर्स जो आज भी हम देखते हैं बॉलीवुड वालों का, वो तभी से था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग स्पाइज होते थे
तो इसलिए भी इन पर नजर रखना आवश्यक होता था। और वो कह रहे हैं कि स्पेशली वर्षा के दौरान तो वो सब एकत्रित एक ही साथ रहेंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि उनपे कुछ बहुत ज्यादा कोई उनको प्रेम दिखा रहा है, पैसे खर्च कर रहा है वगैरह वगैरह उन पर, तो दे शुड नॉट एक्सेप्ट इट। तो अगर वो करेंगे तो उनको दंड मिलेगा। परंतु एक और बात है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कामम देश जाति गोत्र चरणा मैथुन अवहासेन नरमेयुः। अवहासेन, यहाँ पे अपहाने है वो गलत है, अवहासेन इज अ वर्ड, आई चेक विद अदर बुक्स। अवहासेन नरमेयुः। ये पता है हम लोग पिछले सेशन में बात कर रहे थे कि जो डिफेमेशन है, स्लैंडर, किसी को गाली देना, किसी को जानबूझ के टॉन्ट करना, किसी के चरित्र पर प्रश्न उठाना, जानबूझ के उनको खराब दिखाने के लिए, तो हमने देखा था कि उन सारों पर कुछ ना कुछ दंड था, कुछ ना कुछ फाइन थी। ऐसा किसी को कुछ भी बोल देना वाज नॉट अलाउड। कुछ तो डिसेंसी भाषा में होनी चाहिए थी। और हमने ये भी देखा था कि अपने राज्य के अगेंस्ट, अपने जाति के अगेंस्ट कोई जानबूझ के बुरा कहे तो उनपे भी दंड था। तभी किसी ने पूछा था तो आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस का क्या होगा। और मैंने कहा था कि आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो लीवे होता होगा एंटरटेनर्स के लिए, कि आप पर्सनली किसी को टॉन्ट नहीं मार सकते, जानबूझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते, बट जो सरकाजम या सटायर, जो उस दिन भी बात हो रही थी कि सरकाजम सटायर है, वो तो होता होगा। नॉट सरकाजम, द सटायर स्टाइल, ये तो होता होगा कि मजाक करना। कई बार मजाक से ही आप जो सत्य है उसे भी उजागर करते हो, फॉल्स है सोसाइटी के वो दिखाते हो। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो ऐसे एंटरटेनर्स हैं वो लोग देश काल जाति वगैरह वगैरह, टाइम, समाज, जाति, इलिसिट अफेयर्स वगैरह वगैरह, उस सब पर आप मजाक कर सकते हो। इट वॉज अलाउड टू देम, सो दैट सटायर स्टाइल, मजाक करना, उनका ये करना, बिकॉज एंटरटेनमेंट के लिए है ना, एंटरटेनमेंट के लिए दैट इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स, कि आप मजाक बनाओ, पीपल कैन रिलेट टू इट एंड लाफ ओवर इट, सो दैट वाज अलाउड टू देम। तो व्हाइल यू कैन नॉट डिफेम एनीबॉडी, आप किसी का बुरा करो बुरे इंटेंशन से ये नहीं कर सकते, बट नहीं तो कर सकते हैं। तो बेसिकली हाँ, जैसे कह रहे हैं कि रसल पीटर्स जैसे लोग एशियन पेरेंट्स पे जोक करते हैं, दैट वाज अलाउड, वो तभी भी होता होगा, दैट्स नो प्रॉब्लम। इट इज नॉट पर्सनली किसी को डिफेम नहीं कर रहा है, वो मजाक कर रहे हैं। सम ऑफ इट इज ट्रू, सम ऑफ इट फॉर द फन ऑफ इट, बट इट्स फाइन। सो आई एम श्योर उसमें भी कुछ ना कुछ ये होगा कि एक लिमिट आप नहीं क्रॉस कर सकते, तो ऐसा कुछ में दिया नहीं। एज लॉन्ग एज इट डजंट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ किसी को पर्सनली डिफेम करे, आई थिंक इट वाज फाइन। फिर हाँ, फिर उसमें कह रहे हैं कि इनमें से जो लोग हैं वो लोग ऐसा कुछ किसी को परेशान करे या कुछ क्राइम करे वगैरह वगैरह, देन और अगर वो फाइन्स भरने का उनकी हैसियत ना हो तो फिर उनको कोड़े पड़ेंगे। दैट इज द अदर थिंग दैट वाज एक इसमें लिखा हुआ है, एंड दैट्स इट। तो बेसिकली एक राजा का काम है कि चोर, वणिक, कुशीलवा, भिक्षुक वगैरह वगैरह इन सब से समाज की रक्षा करे, जो क्रिमिनल जैसे हो, जो ऐसे भिक्षुक के वेश में कंटक बन के भी निकले हो वगैरह वगैरह। तो बेसिकली भिक्षुकों के लिए भी है कि पैसा नहीं है तो उनको आप कोड़े मार सकते हो अगर वो ऐसा कुछ क्राइम करे और उनको पकड़ा जाए तो दैट इज इट। जो दूसरा अध्याय है वो भी हम फटाक से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मुझे डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताती हूँ सिर्फ। दूसरा अध्याय है वो है वैदेहक रक्षण। इसका पहले वाला था कारूक रक्षण, जो सारे मैंने कहा सर्विस प्रोवाइडर्स। इसमें ट्रेडर्स, वणिक, वाणिया, जो बेसिकली दुकान खोल के बैठे हो वगैरह वगैरह, उनसे रिलेटेड है। धन धान्य की बिक्री करते हो, ट्रेडिंग करते हो, ये सब का है। इनके लिए क्या है, तो बेसिकली जो जब हमने देखा था ना शुरुआत में, सेकेंड अध्याय पढ़ण्याध्यक्ष वगैरह की, शॉपकीपर्स, उनका ध्यान रखने वाला, ले खरीद खरीद बेच का ध्यान रखने वाला, उसमें थोड़ा थोड़ा आया है। तो बेसिकली इसमें क्या है, ट्रेडिंग, शॉपिंग, शॉपकीपर्स, इनके क्या होगा कि बेसिकली वेट में फ्रॉड करो। वेट में फ्रॉड क्या होगा कि आपको जानबूझ के कम वेट, कम सामान दिया, ज्यादा चार्ज कर दिया। वो एक तो जानबूझ के वो करे कि कम दे, दूसरा क्या हो सकता है कि वो काटा ही वैसा करे।
जो काटा है वो काटा जो वे जिस पे करते हैं वही गलत हो, उसमें रखा हुआ वेट गलत हो, या जो मशीन है उससे टैंपर किया गया हो, तो ये सबके ये रखे, इस सब पर कुछ ना कुछ दंड है। एंड ऑल दोस केसेस आर मेंशन्ड हियर कि अगर उसका जो वेइंग है वो गलत हो, या जो माप है तुला है उसमें ही प्रॉब्लम हो, तो भी उनको दंड मिलेगा। और हमने देखा था कि जो पोताध्यक्ष का एक रोल था, वो पोताध्यक्ष क्या करते थे, हर कुछ कुछ महीने में जो तुलाएं होती थी ना, एक तो तुला जो है, जो वेइंग मशीन जो ये होता था, वो कोई भी बना सके ऐसे नहीं होता था। देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस जहां से आप तुला खरीद बेच सकते हो, बेसिकली जहां से आप तुला लोगे, ठीक है, वो कैलिब्रेट करके आपको देंगे। और वो बेसिकली कुछ कुछ महीनों में आपको वो टेस्टिंग करने भी आएंगे, सुपरवाइज चेक करने भी आएंगे कि वो उसमें आपने कुछ टैंपरिंग तो नहीं किया है, वो सही तो है। अगर खराब हो गया है तो दे विल ऑल्सो एक्सचेंज इट फॉर। ये हमने पोताध्यक्ष के काम में देखा था। तो यहाँ पर भी वो चेक करते रहेंगे कि आपके वेट सही है कि नहीं, उसके जो वेइंग स्केल सही है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये एक वो है। दूसरा जो है कि आप कहो कि अच्छा अरे वाह, आप ये जो ऊन देख रहे हो ना, ये जो शॉल देख रहे हो वो कश्मीर से है और उसके इतने पैसे हैं, बट एक्चुअली कश्मीर से नहीं है। या ये जो एप्पल्स है ना वो किन्नौर के हैं, सेब किन्नौर के हैं, बट एक्चुअली किन्नौर के नहीं है, आपको सिर्फ पैसे ज्यादा चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरीके से करोगे तो भी ऑफकोर्स आपको दंड मिलेगा। फिर और क्या, कि सपोज मिलावट की हो, ठीक है, जैसे हमने देखा, तो मिलावट की वो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। धान्य स्नेह, धान्य मतलब जो ये गेहूं चावल वगैरह वगैरह। स्नेह, स्नेह मतलब घी, घी तेल एक्सेट्रा। क्षार, लवण, लवण इज सॉल्ट। फिर गंध, भेषज द्रवण नाना वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो वस्तु है उसमें सेम कलर की आप चीज डाल दो जो एक्चुअली वो चीज है नहीं। जैसे नमक में सफेद रंग का आप कुछ आटा जैसे मिला दो, या घी जैसा दिखने वाला कुछ उसमें तेल डाल दो, और उसको फिर ज्यादा भाव पे भेजो या घी के भाव पे भेजो बेचो। तो इस तरीके का जो मिलावट जो है ना, एडल्ट्रेशन करना, दे हैव एक्चुअली मेंशन्ड कि ऐसा होगा अगर आप एडल्ट्रेट करोगे ये वस्तुओं को, तो भी आपको ऑब्वियसली दंड देना पड़ेगा। और एक चीज कह के दूसरी चीज बेच देते हो वगैरह वगैरह, उसमें कुछ ये करते हो तो आपको दंड देना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू ट्रेडिंग। फिर अदर थिंग इज, जैसे हमने गाइड्स की बात कही कि पीपल कमिंग टुगेदर, वैसे ही एंटरप्राइजेस कमिंग टुगेदर। तो अब एंटरप्राइजेस है, गाइड्स है, यूनियंस है, तो अगर इनके पास पावर बहुत हो जाए तो भी जो कंज्यूमर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। जैसे आज भी आपको सबको पता होगा कि देयर आर एंटी कॉम्पिटिशन लॉज, और अदर देयर आर कॉम्पिटिशन लॉज टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट्स। एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट्स मतलब क्या, कि से 3-4 कंपनियां हैं, वो लोग डिसाइड कर दे और कहे कि हम सब दूध का भाव 100 रुपए कर देंगे, ठीक है, और उन सबका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बढ़ गया। कंज्यूमर्स के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर एक जन कहे कि नहीं, एक जन अपना भाव बढ़ा रहा है फॉर वट एवर रीजन, दूसरा नहीं बढ़ा रहा, तो कंज्यूमर्स हैव अ चॉइस। पर ये तो यू नॉट लेफ्ट देम विद एनी चॉइस, आपने प्राइस फिक्सिंग कर दी है, ठीक है। या फिर दो कंपनीज है वो डिसाइड कर ले कि अच्छा मुलुंड में मैं बेचूंगा, थाना में तुम बेचो, तो अगेन आप कंपटीशन आपने खत्म कर दिया वहां पे। जब आपने कंपटीशन खत्म कर दिया तो हु विल लूज आउट, द कंज्यूमर विल लूज आउट, क्योंकि जिनका है वहां पे मोनोपोली हो जाएगा। अगर यूनियंस है तो भी वही होगा, एकत्रित होके वो सब कहे कि अच्छा नहीं, हम अब इतने रुपए में इतना ही काम करेंगे, या अब इतना ज्यादा भाव दोगे तो ही ये काम होगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से अगर समूह एकत्रित होके वो ऐसे कार्य करें जिससे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो, अननेसेसरी आर्टिफिशियली भाव बढ़ जाए, या होर्डिंग हो, ठीक है। होर्डिंग मतलब हम जानते हैं ना कि पता है कि अच्छा इस बार ये जो जानबूझ के स्कार्सिटी क्रिएट करो कि अच्छा, कई ये बहुत पहले तो बहुत होता था कि अच्छा जो अभी इसका कांदा प्याज जो है, प्याज का जो पाक है वो आ चुका है, पर सब अपने अपने पास रखे रखेंगे, बेचेंगे नहीं। फिर जब प्राइस बढ़ेगा, भाव बढ़ जाएगा ना, क्योंकि डिमांड सप्लाई की बात है,
तो आप आर्टिफिशियली सप्लाई को कम कर दो, जिससे भाव एकदम बढ़ जाए और फिर आप बेचो। तो इस तरीके के जो गेम्स खेलेंगे उनके अगेंस्ट भी स्टेप्स लिए जाएंगे, उनको भी दंड मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो मेंशन कि भाई आप जानबूझ के स्कार्सिटी करोगे, होर्डिंग करोगे मिलकर, और फिर भाव आर्टिफिशियली बढ़ाओगे तो भी आपको दंड देना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो मेंशन हियर। फिर जैसे दिस इज 327 पेज पे, वैदेही का नाम वा संभूय पण्य आरुंधताम अनर्घेण विक्रीणाताम वा सहस्रम दंड। पण्य आरुद्ध, पण्य मतलब वस्तु, जो बेचने की वस्तु है। आरुंधताम स्कैरसिटी उसका करना, रोक लो, सप्लाई को रोक लो। अनर्घेण विक्रीताम, जो प्राइस नहीं है, भाव नहीं है, वैसा प्राइस बढ़ा के उसको बेचो तो भी, तो उसपे सहस्त्र दंड, सहस्त्र कुछ 1000 ये दंड उसपे लगेगा। सो प्रैक्टिस नॉट एट ऑल अलाउड। फिर और क्या है, हाँ फिर वो कह रहे हैं कि बाकी वस्तु डिमांड सप्लाई मैनेज करने का जो काम है वो भी पण्याध्यक्ष, स्टेट हैज टू मैनेज डिमांड सप्लाई। बहुत ज्यादा सप्लाई हो, ग्लट हो गया हो, तो दे शुड एंश्योर कि हर जगह बिके, ऐसे नहीं एक ही जगह से बिके, ताकि प्राइस एकदम गलत फॉल ना, गिर ना जाए, एकदम सस्ता ना हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो देन दे शुड रेगुलेट कौन बेच सकता है कौन नहीं बेच सकता है, या तो सेंट्रलाइज करके बेचो। प्राइस फिक्सिंग, प्राइस फिक्सिंग नहीं, प्राइस सेटिंग, कि एमआरपी की जो हम बात करते हैं ना, दे विल सेट दैट कि अच्छा इतना प्रॉफिट इज फाइन, इससे ज्यादा आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो उस किस्म का भी कुछ कुछ है कि अगेन सेम द पॉइंट इज कि कंज्यूमर्स जो है उनका आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट करने नहीं मिलेगा, पर कितना आप प्रॉफिट करो उस पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, और वो जो काम है वो पण्याध्यक्ष का जो रखते हैं उनका है, ट्रेड इंचार्ज जो भी है। फिर हाँ आई थिंक फाइन। और वो जो प्राइस सेटिंग करे उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि कैसे भी करो, जो प्राइस सेटिंग हो रही है, प्रॉफिट सेटिंग हो रही है, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टैक्सेस उस पर क्या लग रहे हैं, अगर बाहर से सामान आ रहा है तो उसका क्या खर्चा है, कारीगर है तो उनका लेबर कॉस्ट क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सब ध्यान में रखकर उसका सही कॉस्ट निकालकर उस पर जो टैक्सेस है, सर्विसेज है, वो सब लगाकर उसके बाद कितना प्रॉफिट होना चाहिए, जायज है नहीं जायज है, उसके बाद आप प्राइस सेट करो। तो ये कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है जो दिए गए हैं पण्याध्यक्ष को। सो दिस वाज अबाउट दैट। अब इसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज ऑन कैलामिटीज। कंटक शोधनम, एक्चुअली दिस इज नॉट एग्जैक्टली ऑफेंस, बट अगर नेचुरल कैलामिटीज आ गई हो तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन वगैरह है। बट आई थिंक वील स्टॉप हियर। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट एज वेल, और ये बहुत सारा है, जल्दी जल्दी कवर किया है, आपको पढ़ना हो तो अवश्य पढ़िएगा। बट द पॉइंट इज बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, स्टेट इज टाइटली इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज अलाउड, बट द स्टेट विल कीप अ कीन आई। अगेन जैसे देखा जाए ना, इन अ वे इट इज अ वेलफेयर स्टेट विच प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर। दिस कम्स आउट वेरी वेरी स्ट्रांगली फ्रॉम दिस एटलीस्ट। तो आई गेस दैट इज इट। हाँ, बट बिफोर वी क्लोज, किसी को कुछ कहना है, करना है, एनी कमेंट्स, प्लीज प्लीज शेयर। ये आजकल भी होता था, because जी back in 70s, हाँ my father used to run a gas, and actually he was working for the Shell company, and he was in charge for supplying to everyone. तो एक दिन रात को आ रहे थे, there was a tanker being emptied on one of the gas stations. So my father went and said, ये यहाँ पे मैंने तो आज सप्लाई भेजी नहीं, तो तुम कैसे कर रहे हो? You cannot believe, the next day the owner came with a whole briefcase full of money, because he knew the next door neighbor was the deputy commissioner excise and taxation and was very close friend of ours. उसको लगा अब तो मैं फंसा की फंसा। ये एक बार वो सामने, मतलब पड़ोस वाला एक नेक्स्ट डोर नेबर था ना, और उनका हाँ रोज का आना जाना था, एंड किस किस तरह से वो लोग करवाते थे, इट वाज अनबिलीवेबल। लोग आज भी कर रहे हैं, लोग आज भी कर रहे हैं, जी आज भी कर रहे हैं भाई, तब से चला आ आज रहा भी कर रहे हैं। है। आजकल तो इतनी बेवकूफी से कर रहे हैं कि वो तेल में पानी मिला के कर रहे हैं। अरे भाई पानी तो मत मिलाओ ना,
जो साफ दिख जाता है। आपने अगर तेल में वो गैसोलीन में पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाया, डीजल मिलाया, उसका उतनी जल्दी पता नहीं चलता टिल दी योर मशीन मैल फंक्शंस। लेकिन तो पानी तो मत मिलाओ। जी आभा जी, आप कह रहे थे कुछ? या सो हम कहते हैं कि आज भी होता है, इट्स लाइक वी नो दिस, हम देख रहे हैं कि हाँ उनको पता था, कोई नहीं, हमें तो सब पता है। बट द बिग डिफरेंस दैट आई सी इज, उनको कुछ नहीं पता था, दे डिडंट हैव अ बेस लाइन, दे डिडंट हैव एनीबडी हु हैड डन दिस फॉर देम। दैट वाज एक्चुअल क्रिएटिविटी। वो सोच सोच के बैठ के समाज के लिए क्या उचित है, दे क्रिएटेड दैट फ्रेमवर्क which they gave to us. That is how today we have McKinsey's and all. हम कुछ भी काम करते हैं, we start with a baseline, right? कि previous project में किसने क्या किया था, let's take that spreadsheet, let's take that, so we have actually learned from them. तो मुझे कई बार लगता है कि इसमें काफी कुछ ये है कि what they were observing in the society की जो हो रहा था, whatever, the धोबी का भी कि ये कपड़े आउटसोर्स करते हैं, some of it is also क्रिएटिव थिंकिंग कि ऐसा हो सकता है। आज तो हम केवल ट्वीक कर रहे हैं। सो दैट्स वेयर द ब्यूटी इज कि वहां पर दे वर क्रिएटिव, दे पुट इन द थॉट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। और जो सस्टेनेंस मॉडल हम कहते हैं ना कि धर्म इज टू सस्टेन द सोसाइटी, तो वो उस तरह से उन्होंने धर्म की रचना की थी। हमको तो फॉलो करने में ही बस हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोग ने, आप देखिए ह्यूमन नेचर की कितनी डीप स्टडी की होगी। अगर उनका कोई पहला, और वैसे भी इन्होंने, चाणक्य जी ने जो लिखा है कि शुक्र पहले इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, उस वक्त भी ऐसा कुछ होता होगा ना, तभी तो देयर मस्ट हैव बीन सम, जिसको बोलते हैं क्या उसको लीगल की कोई भी पहले हो चुका होगा ना, प्रेसिडेंस, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, हो चुका होगा ना। ऐसे थोड़ी ये हमने बोल दिया नहीं जी आज। लेकिन ये जो एआई की इन्होंने बात करी है, आई डोंट नो इफ यू हर्ड राजीव मल्होत्रा ऑन एआई, इट इज स्कैरी बिकॉज आई एम रीडिंग द बुक, इट इज स्कैरी। उसको इसीलिए उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है उनकी किताबों को, क्योंकि इतना डर जाते हैं। यू हैव टू फर्स्ट गेट ओवर द स्केयर एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसीलिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डोंट डू एनी बैंकिंग ऑन माय फोन। I just don't do any banking on my phone. ये पता नहीं, but then जो इस तरह के हैकर्स हैं वो तो कहीं से भी कुछ भी कर लेंगे जी। तो वो फिर राम भरोसे करना चाहिए। That is where Ram ji comes in. ओके ठीक है, तो वी कैन क्लोज। आज की प्रार्थना कौन करेंगे?